हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है वॉल्यूम नंबर 3 क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जिसका पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। आज वन शॉट के अंदर यानी क्लास एक वीडियो के अंदर ही अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म करेंगे, जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है क्या होता है। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना यानी कि स्टडी करना, उसको इंटरप्रेट करना कि यार ये अच्छा है बैलेंस शीट या नहीं है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पूरी की पूरी डिटेल। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन आप खरीदते हो तो आप 3 से 4 फ़ोन अपने पास रखते हो और क्लास स्टडी करते हो कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, इसके फीचर्स क्या है, डिवाइड क्या है, इसके फीचर क्या है, डिवाइड क्या है। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना, एक ऑर्डर से चलता है। ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। किसी भी मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी के अंदर, या जो बाहर बैठा इन्वेस्टर्स है उसे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, ऐसे इकोनॉमिक डिसीजन के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज का सिंपल सा मतलब कर लो क्लास स्टडी करना, यानी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे सो दैट हम समझ सकें एग्जैक्टली इस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब इसको स्टडी करें कैसे, इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू क्लास हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें 3 टूल्स के बारे में पढ़ना है और ये तीनों ही क्लास आने वाले चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 6 है। तो अगले 3 चैप्टर जो हैं वो 3 टूल्स है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। कौन कौन से क्लास टूल्स हैं, व्हाट आर द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद है क्लास, हाँ 3rd चैप्टर, सॉरी ये है 4th चैप्टर रेशियो, 5th चैप्टर है कैश फ्लो। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है रेशियो एनालिसिस और अगला है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी ये 3 टूल्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दूसरा है क्लास रेशियोज एनालिसिस और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 3 टूल्स हैं जिनसे क्लास आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर सकते हो। उसके लिए 3 स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, तो एक एक करे क्लास हम अगले चैप्टर्स के अंदर 3rd 4 5 के अंदर इनको डीपली पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसे एग्जांपल की बात करूं तो रेशियोज में अलग अलग रेशियोज आप सीखते हो, तो कौन सा रेशियो हायर है तो अच्छी बात है, कौन सा रेशियो अगर हायर है तो खराब बात है। तो इस तरीके से क्लास हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं, वाई, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों एनालाइज करते हो, क्यों स्टडी करते हो, जानने को मिलता क्या है तुमको। सबसे पहला अर्निंग कैपेसिटी। अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करोगे तो ये जान पाओगे कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, क्या कंपनी आगे भी अच्छा अर्निंग दे पाएगी या नहीं। इस चीज को जानने के लिए एसेस दिस सॉल्वेंसी, कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे कंपनी के स्टेटमेंट्स को देख के ये चलता है पता कि आगे आने वाले कुछ साल के अंदर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी या कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कंपनी के हालात ऐसे हैं। तो ये आपको पता चलता है सॉल्वेंसी मतलब कंपनी मतलब कि चल पाएगी, नहीं चल, दिवाला तो नहीं हो जाएगी कंपनी, ठीक है। मतलब कंपनी अपनी लायबिलिटी को पेमेंट कर पाएगी ना, जितना उधार ले रखा है कंपनी ने उसकी पेमेंट कर पाएगी ना, या क्लास किंगफिशर की तरह क्लास बिल्कुल इनकरप्ट हो जाएगी। अगला है क्लास फॉरकास्टिंग एंड प्रिपेयर बजट। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर क्लास हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, जो भी डिसीजन है कि आगे क्या करना है, कितने पैसों की हमें जरूरत पड़ेगी एंड ऑल। प्रोवाइड यूजफुल एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हो ना, आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, किस किस एरिया में कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, इसके अलावा अलग अलग रेशियो से कौन सी रेशियो कितनी है, प्रॉफिट रेशियो कितना है, सॉल्वेंसी रेशियो कितना है, करंट रेशियो कितना है, क्विक रेशियो कितना है, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लास मेजर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ
किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके हमें पता कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर कंपनी के पास है फाइनेंशियल, ठीक है, लड़ाई झगड़े का नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कितना पैसा कंपनी के पास है जिससे क्लास वो कल के आने वाले प्रॉब्लम्स को सर्वाइव कर लेगी, उससे नुकसान नहीं होगा उसको। इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपेरिजन, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, तो आप अपने से भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो। लाइक आज हमारी फर्म का कंपैरिजन हमारी पुरानी फर्म पिछले साल की स्टेटमेंट से, लाइक 2023-24 का जो स्टेटमेंट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं 22-23 के स्टेटमेंट से, या एक्स को वाई से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हमारी कंपनी को हम अपनी इंडस्ट्री में किसी और कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। इंट्रा फर्म मतलब खुद से कंपैरिजन, अपने पुराने ईयर से कंपैरिजन, और इंटर फर्म मतलब किसी और से कंपैरिजन, राइट। मेजर्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, उसको भी क्लास हम स्टडी कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके। सो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। नाउ मूव टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस होता है? सबसे पहला है क्लास एक्सटर्नल और इंटरनल। ध्यान रखना क्लास, एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब क्या है? जब आपकी कंपनी को स्टडी कर रहा है कोई बाहर का बंदा जिसके पास बहुत डीप इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन जब कंपनी के अंदर के लोग कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, ओनर, मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज who do not have access to the detailed record of enterprise and therefore have to depend upon the published account। यानी कि कंपनी ने खुद जो, जैसे मैं कंपनी हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बैलेंस शीट दिया और बोला आप मेरे बारे में एनालिसिस करो। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। आपको मेरे बारे में और डिटेल नहीं पता है कुछ, बस जो मैंने बताया आपको मेरे बारे में वो पता है, ठीक है। लेकिन इंटरनल का मतलब क्या है? कंपनी खुद, मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मेरी कमियां क्या है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, मुझे ऑब्वियसली ज्यादा पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पता होगा अपने बारे में, तो वो इंटरनल एनालिसिस है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स, सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज मेड बाय द इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्च स्कॉलर, ये सब जो एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं क्लास एक्सटर्नल एनालिसिस। और इंटरनल में, internal analysis is conducted by the management to know the financial position and operational efficiency of the organization। ये कौन करता है क्लास? मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर के लोग। The important feature of such analysis is the management has access to all the information of the enterprise and therefore the analysis is more detailed, extensive and accurate। कंपनी के अंदर के लोगों ने खुद अपने बारे में एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, तो क्लास उनके पास ज़्यादा डिटेल और क्लास ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, हो सके तो नोटबुक में प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को डायनामिक भी कहते हैं, तो शॉर्ट में एचडी याद कर लो। आप एचडी मूवीज देखते हो, ये वीडियो भी आप एचडी में देख रहे हो। हॉरिजॉन्टल या डायनामिक इसको कहते हैं, एक ही बात है, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक। जब मैं बोलता हूँ डायनामिक तो इसमें बहुत सारे ईयर्स आ जाते हैं डायनामिक के अंदर, ठीक है। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। डायनामिक मतलब जहां पे चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। इट शोज द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर्स अगेंस्ट चूज बेस ईयर। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, इसे ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के जो एग्जाम्पल है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं यार, उसके लिए आपको अगले चैप्टर में सीखने को मिलेगा। जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव, या फिर आप खुद से ही कंपेयर कर रहे हो, समझ लो, दूसरे का छोड़ दो आप। मैं 2023 की रिपोर्ट्स को 2022 की रिपोर्ट से कंपेयर कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सॉरी। तो कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहला, हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इसके अंदर आता है क्लास। टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं इसको, इसे ट्रेंड एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो एग्जांपल है वो है क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इसकी एग्जांपल है, ठीक है। कई साल का डेटा इसके अंदर लिया जाता है। नाउ मूव टू वर्टिकल एनालिसिस। ये क्या है?
वर्टिकल और स्टैटिक, देखो हॉरिजॉन्टल अगर डायनामिक है, एच डी, हॉरिजॉन्टल अगर डायनामिक है तो जो वर्टिकल है वो स्टैटिक है। तो वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस क्या है? दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली। यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल का। ध्यान रखना, यहाँ मल्टीपल ईयर्स का लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायनामिक में, वर्टिकल स्टैटिक में आप सिर्फ 1 ईयर का लेते हो। इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है। रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, इसमें एक ही साल है। लाइक आप जीपी रेशियो निकालते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट जिस साल का लोगे सेल्स भी उसी साल का लोगे, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। और आगे लिखा है क्लास एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है क्लास? आपका क्रॉस सेक्शनल रेशियो एनालिसिस। जो आप रेशियोज पढ़ते हो ना, आप पढ़ोगे चैप्टर 4 के अंदर, लाइक लिक्विडिटी रेशियो पढ़ोगे आप, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, बहुत कुछ रेशियोज है, आप वो पढ़ोगे। वो किसके एग्जाम्पल है क्लास? वर्टिकल स्टैटिक। बिकॉज डेटा आप 1 साल का ही लेते हो भैया। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करूँगा तो ग्रॉस प्रॉफिट जिस पीरियड का लूंगा सेल्स भी उसी पीरियड का ही तो लूंगा। तो ये इसे क्लास क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं, इसमें 1 ही साल का डेटा आता है। Such analysis is useful in comparing the performance of several companies as a same type or division, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है और दूसरी कंपनी का क्या है, तीसरी कंपनी का क्या है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्लास, इसे कॉमन साइज भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। कॉमन साइज, कंपैरेटिव इसका एग्जांपल है क्लास, कॉमन साइज इसका एग्जांपल है। कॉमन साइज में भी आप 1 ही साल का डेटा लेते हो, ठीक है। जो भी डेटा लेते हो वो एक सिंगल ईयर का ही लेते हो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके अलग अलग जो नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। ट्रेंड एनालिसिस किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल या डायनामिक को। क्रॉस सेक्शनल किसे कहते हैं क्लास? वर्टिकल। नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ पे आता है? हॉरिजॉन्टल। एक में कहाँ पे, एक ही ईयर कहाँ पे आता है? वर्टिकल या स्टैटिक। लास्ट है इंट्रा और इंटरफॉर्म कंपैरिजन, बहुत सिंपल है। अगर रिलायंस अपना कंपैरिजन खुद से करती है तो बोलते हैं इंट्रा फॉर्म, लेकिन रिलायंस अगर अपना कंपैरिजन टाटा से कर रही है तो उसको बोलते हैं इंटर फॉर्म। तो जब आप किसी दूसरे से करते हो तो इंटर, खुद से करते हो तो इंट्रा। अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्रा फॉर्म। अपने खुद से ही पुराने ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। और वेयर एज कंपनी फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ 2 और मोर firm or enterprise determine their competitive position when single set of statements of 2 firm is compared, दो अलग अलग फर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लास इंटर फर्म। और ध्यान रखना, इंटर फर्म को ही क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। इंटर फर्म को जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो, बिकॉज ईयर एक ही है, ईयर 2023 ही है, बस कंपेयर किसका हो रहा है? एक्स का वाई से। तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म, किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। और इसको बोलते हैं क्लास ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि इंट्रा, जो इंट्रा है वो है ट्रेंड एनालिसिस, जो इंटर है वो है क्लास आपका वर्टिकल या स्टैटिक, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है क्लास? हॉरिजॉन्टल है डायनामिक। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये डायनामिक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। घुमा फिरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बट हाँ जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी इस चैप्टर से। एट लास्ट क्लास, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक है, देन आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कमियां क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमें इसे स्टडी करनी है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कमियां क्या क्या आ सकती है, मतलब हम इसको जब एनालाइज कर रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है इसके अंदर वो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कमी है तो उसके एनालिसिस में भी कमी होगी। अगर आपने रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत बनाया है तो इसको स्टडी करके जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत ही होगा। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कमी है तो उसके एनालिसिस में भी पक्की बात है कमी होगी। अगर कोई कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन के स्पेसिफिकेशन गलत दे रही है तो हम जो उससे एनालाइज करेंगे, हम जो स्टडी करेंगे, ऑब्वियसली वो गलत होगा। तो सबसे पहला क्या है कि जो कमियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैं वो सेम कमी क्लास यहाँ भी आ सकती है एनालिसिस करते वक्त, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिस्टोरिकल एनालिसिस। कोई भी इंसान ये जानना चाहता है कि कंपनी अगले साल क्या कमा के देगी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमें हमेशा ये बताता है कि कंपनी ने पिछले साल क्या कमा के दिया। बट क्या ये जरूरी है कि किसी कंपनी ने पिछले साल कमाया तो वो अगले साल भी कमाएगी? नॉट नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पिछले साल क्या किया, अगले साल क्या करेगा, कोई लेन देन नहीं है इसका। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब भी हम करते हैं
जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग हमेशा हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पब्लिक चाहती है आगे का, कि आगे बता दिया जाए कितना मिलेगा रिटर्न। लेकिन कंपनी क्या कहती है, आगे का नहीं कह सकते जी, पिछला कह सकते हैं बस। तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, सेम टू सेम क्लास पॉइंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी। प्राइस की वैल्यू चेंज होती रहती है। आज से 10 साल पहले जो 10 रुपए की कीमत थी, आज वो नहीं है। आज अगर आपके पेरेंट्स 40 से 50 हज़ार कमा रहे हैं महीने का, घर परिवार चला रहे हैं, तो ये 40 से 50 हज़ार आप जब कमाओगे तब ये बहुत कम पड़ेंगे, तब आपको शायद 70-80 हज़ार कमाना पड़े सेम लिविंग स्टैंडर्ड को, मतलब कि व्यापन करने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह ये काउंट नहीं करता। तो प्राइस के जो लेवल पे चेंजेस है ये वो काउंट नहीं करता। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। बस जो चीज़ मनी में मेजर किया जा सकती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, एम्प्लॉय की क्लास, पंक्चुअलिटी, एम्प्लॉय का सीरियसनेस, एम्प्लॉय का डेडिकेशन, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, आपके कस्टमर सपोर्ट रिलेशन या फिर आपके कस्टमर के साथ जो अच्छे संबंध हैं वो ये रिकॉर्ड नहीं करता। हाँ, बस जो पैसा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बता दिया मैंने आपको। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम है तो क्लास उसको जब एनालाइज करेंगे ना, तो क्लास उसमें भी, रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, एनालिसिस भी सही से नहीं हो पाएगी। नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, कई बार ऐसे ऐसे आते हैं क्लास की, ऐसे ऐसे स्टेज आते हैं जहाँ पे अलग अलग मेथड लगाए जाते हैं। जैसे क्लास एक मेथड है SLM और WDV, डेप्रीशिएशन का आपने पढ़ा होगा। फिर आप स्टॉक के भी अलग अलग मेथड पढ़ोगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड पढ़ोगे। तो जब अलग अलग मेथड होते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो एक मैनेजर कहता है इस मेथड से बनाएंगे स्टेटमेंट, एक मैनेजर कहता है इस मेथड से बनाएंगे, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होने के चांस है। एक की बात रखोगे तो एक की नहीं रख पाओगे, तो दोनों में क्लास कहीं ना कहीं क्योस है, कन्फ्यूजन है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है इसके अंदर। विंडो ड्रेसिंग, कहीं जनता के ऊपर कंपनी की गलत एक्टिविटी का, खराब एक्टिविटी का गलत असर ना पड़े, तो इसमें विंडो ड्रेसिंग भी की जाती है। मतलब छुपा दिया जाता है एडवर्स इफेक्ट, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो चीज़ गलत है, खराब है, उसको छुपा दिया जाता है ताकि वो चीज़ जनता को दिखे ही ना। छुपा के रख लो उसको, वो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा G20 समिट हुआ इंडिया के अंदर, तो हुआ क्या कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जहाँ पे क्या हुआ कि जो झुग्गियाँ थी, झोपड़ी थी, जहाँ सड़क खराब था, उसको क्या किया, पोस्टर के थ्रू जो है वो छुपा दिया गया कि भैया कि बाहर से डेलीगेट्स आएंगे, बाहर से बड़े बड़े लोग आएंगे, है ना, अलग अलग स्टेट्स सुप्रीमेसी लोग आएंगे, अब वो देखेंगे कि देखो यहाँ गड्ढा है, नाला खुला पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, झुग्गियाँ हैं, तो हम उन्हें क्या दिखाएंगे। तो इसीलिए उसको छुपा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो कई बार शेयर होल्डर्स को कंपनी की खराब चीज़ों के बारे में पता ना चले, तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से माल प्रैक्टिस करके विंडो ड्रेसिंग कर लेती है, जो कि अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी कर लिया जाता है। सो ये सारे के सारे थे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट की, तो हॉरिजॉन्टल डायनामिक, ठीक है, या वर्टिकल स्टैटिक वो जो पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन है लिमिटेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक करके जाना, बस इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। और इतना अगर करके जाओगे तो पूरा सिक्योर हो कि आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना। अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन टेक के बाय बाय। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी क्लास, मैंने कोशिश करी है इसको कि जल्दी से आपका सारा का सारा डिटेल में अच्छे से रिवीजन करा दूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।